हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेजेबल ब्रेन। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं आर के नारायण के लाइफ और करियर और उनके वर्क के बारे में इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। दोस्तों, बेसिकली ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो यूजीसी नेट का एग्जाम दे रहे हैं। आज से हम इंडियन लिटरेचर पर फोकस करने वाले हैं। दोस्तों, यूजीसी नेट का एग्जाम में इंडियन लिटरेचर में जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आते हैं। यानी कि आपसे किसी भी राइटर का नाम आपको बताया जाएगा और बोलेंगे कि ये जो ऑप्शंस हैं इन्हें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाओ। तो बेसिकली यही आते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में लगाइए। कुछ एक दो करियर से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, राइटर्स के करियर से रिलेटेड। अगर आपसे अवार्ड्स के बारे में भी उनके पूछा जाता है तो वो भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने के लिए आपसे बोला जाता है। इंडियन लिटरेचर में बेसिकली आपको जो याद रखने वाली चीज़ है वो है डेट्स, और साथ ही जो सेंट्रल आइडिया है उस पर्टिकुलर वर्क का, वो भी आपको याद करने की ज़रूरत है। आज हम इस वीडियो में सिर्फ आर के नारायण को ही डिस्कस करेंगे। आने वाली वीडियोस में दो दो तीन तीन राइटर्स भी हो सकते हैं कि हम दिसंबर 2025 में जो एग्ज़ाम होने वाला है यूजीसी नेट का, उससे पहले इन सबको कवर कर पाएँ। और दोस्तों, एक और चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जून 2025 में जो एग्ज़ाम हुआ था यूजीसी नेट का, उस पेपर में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इंडियन लिटरेचर में से आए थे। इसी वजह से मैं सबसे पहले आपको इंडियन लिटरेचर का ही पढ़ाने वाली हूँ। तो चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आर के नारायण जी का पूरा नाम है रसीपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर नारायण स्वामी। और ये क्वेश्चन आपसे यूजीसी में पूछा जा सकता है, इसलिए इसको याद कर लीजिएगा। उनका जन्म हुआ था 10 अक्टूबर 1906 मद्रास, जो कि चेन्नई है, और उनकी डेथ हुई थी 13 मई 2001 में। ये बर्थ और डेथ के भी क्वेश्चन एक दो मिल ही जाते हैं पेपर में। साथ ही बचपन में इंग्लिश में वो फेल हुआ करते थे, मतलब वो पढ़ाई में इतने अच्छे नहीं थे। लेकिन बाद में उन्होंने बीए इंग्लिश लिटरेचर से किया था महाराजा कॉलेज मैसूर से इन 1930। उनकी पहली जॉब थी एज अ टीचर, और उसके बाद वो एक फुल टाइम राइटर बने थे। दोस्तों, एक और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेम होकर आपके पेपर में आ सकता है, वो ये है कि आर के नारायण का जो फिक्शनल विलेज है जो वो अपने सारे वर्क में यूज़ किया करते थे, उसका नाम बताइए। तो वो विलेज है एक साउथ इंडियन विलेज जिसका नाम है मालगौड़ी, जिसका वो यूज़ हर अपने वर्क में किया करते थे। हर वर्क में स्टोरी की सेटिंग मालगौड़ी में ही होती थी। वो उनके नॉवल और शॉर्ट स्टोरी का सेंट्रल सेटिंग बन गया था। उन्होंने नॉवल, शॉर्ट स्टोरी, ट्रेवलॉग्स, एसेस, मेमोर और चिल्ड्रन लिटरेचर काफ़ी सारी लिखी है। उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था इंडियन मिडिल क्लास लाइफ को इस दुनिया में, इस लिटरेचर की दुनिया में, एक सिंपल ह्यूमरस लैंग्वेज के साथ, अलॉन्ग विद हिज फेलो राइटर्स जैसे कि मुल्क राज और राजा राव। उन्हें कंसिडर्ड किया जाता है एज अ पार्ट ऑफ ट्रिनिटी ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। यानी कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट राइटर्स हैं इंडियन लिटरेचर में वो तीन हैं, आर के नारायण, मुल्क राज और राजा राव। ये तीन नाम आप अच्छे से याद कर लेना। अब बात करते हैं अवार्ड्स की जो आर के नारायण जी को मिले हैं। पहला अवार्ड है साहित्य अकेडमी अवार्ड, जो कि उन्हें मिला था 1958 में अपने वर्क गाइड के लिए, जो कि 1958 में ही रिलीज हुई थी। नेक्स्ट अवार्ड है पद्म भूषण, जो उन्हें मिला था 1964 में। फिल्म फेयर अवार्ड भी उन्हें मिला है 1967 में, क्योंकि उनकी जो लिटरेचर है गाइड, उस पर फिल्म बनी थी, जिसके लिए उन्हें ये अवार्ड मिला था। उन्हें पद्म विभूषण भी मिला है। साथ ही AC बेंसन मेडल मिला है 1980 में, जो कि रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर का एक प्रेस्टिजियस अवार्ड है। साथ ही आर के नारायण जी मेंबर भी रह चुके हैं राज्यसभा के, जहां वो एजुकेशन पर बातें करते थे, अपने पॉइंट्स रखते थे। और उनका टाइम पीरियड था राज्यसभा में 1989 से लेकर 1991 तक। दोस्तों, उनकी डेब्यूट नॉवल रही है स्वामी एंड फ्रेंड्स, जो कि पब्लिश हुई थी 1935 में। दोस्तों, जितने भी राइटर्स हैं, चाहे वो इंडियन हो, ब्रिटिश हो, अमेरिकन हो, सबकी डेब्यूट वर्क को हमेशा याद रखिएगा
और साथ ही वो कौन से डेट में रिलीज़ हुई थी, पब्लिश हुई थी, वो भी आपको याद करने की ज़रूरत है। स्वामी एंड फ्रेंड्स जो है उसमें चाइल्डहुड की इनोसेंस, स्वीटनेस ऑफ फ्रेंडशिप और अडल्ट लाइफ के दुखों के बारे में बताते हैं। नेक्स्ट उनकी नॉवल आई थी 1937 में, जो की थी बैचलर ऑफ आर्ट्स, जिसमें वो यंग ग्रेजुएट की फीलिंग्स, लव, रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्ट्रगल्स और एक्सेप्ट करते हैं रियलिटी सोसाइटी की। नेक्स्ट उनकी नॉवल आई थी 1938 में, जिसका टाइटल था डार्क रूम, जिसका सेंट्रल आइडिया था कि जो वुमेन है जिन्हें ऑप्रेस किया जाता है ट्रेडिशनल इंडियन हाउस होल्ड में, उनकी लैक ऑफ इंडिपेंडेंस, उनकी इमोशनल सफोकेशन मैरिज के अंदर, और साथ ही मेल डोमिनेटेड सोसाइटी के बारे में उन्होंने इस नॉवल में जिक्र किया है। नेक्स्ट उनकी नॉवल आई थी 1943 में, जिसका टाइटल था मालगौड़ी डेज। इसमें ऑर्डिनरी लाइव्स होती है, ऑर्डिनरी पीपल की, जिनकी कुछ छोटी छोटी आशा होती है, कुछ छोटे छोटे सपने होते हैं, और उनकी रोज़ की लाइफ में जो स्ट्रगल्स होते हैं उनके बारे में आर के नारायण जी ने बताया है। साथ ही ह्यूमन नेचर को भी अच्छे से उन्होंने इस नॉवल में मेंशन किया है, जिसमें वो लालच, आयरनी, सुपरस्टिशियस बिहेवियर, लव और सर्वाइवल को भी दिखाते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आर के नारायण जी एक इकलौते राइटर थे पहले, जो ऑर्डिनरी लोगों की लाइफ को अपने वर्क में पोर्ट्रे किया करते थे। नेक्स्ट उनकी नॉवल आई थी इंग्लिश टीचर, जो आई थी 1945 में, जो कि एक सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल थी, जिसमें वो डोमेस्टिक जॉय को दिखाते हैं, साथ ही डेविस्टेटिंग ग्रीफ और स्पिरिचुअल अवेकनिंग की भी वो बात करते हैं। ये नॉवल उनके लिए डीपली पर्सनल इसलिए थी क्योंकि ये उनकी वाइफ राजम के लिए डेडिकेटेड थी, जिनकी बहुत ही कम उम्र में डेथ हो गई थी। दोस्तों, ये सारी नॉवेल्स तो हो गई इंडिपेंडेंस से पहले की। अब हम बात करेंगे पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद के उनके वर्क को। तो आपके एग्ज़ाम में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पोस्ट इंडिपेंडेंस से पहले आर के नारायण की जो सारी की सारी नॉवेल्स थी उन्हें अरेंज करें, उन्हें चूज़ करें। ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। 1949 में उनका वर्क आया था मिस्टर संपत, जो कि सटायर था प्रिंटिंग की दुनिया के ऊपर, जर्नलिज्म, सिनेमा के ऊपर, अगेन जिसकी सेटिंग मालगौड़ी थी। ये वक्त दिखाता है एम्बिशन, ग्रीड, इल्यूजन को, कि कैसे ये तीनों लोगों की ज़िंदगी को पूरी तरीके से बदल देते हैं। नेक्स्ट उनका वर्क आया था 1952 में, जिसका टाइटल था फाइनेंशियल एक्सपर्ट। अगेन सेटिंग मालगौड़ी की ही थी, जिसमें एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट होता है मार्ग्या, जो कि काफ़ी गरीबी में जीता है, लेकिन वो लोगों को फाइनेंशियल एडवाइस देता है, जिसके चक्कर में वो अपनी शांति पूरी तरीके से तहस तहस कर देता है। कि उसको एक ऑब्सेशन हो जाता है कि मुझे पैसा मिलेगा अगर मैं लोगों को एडवाइस दूंगा तो। नेक्स्ट उनका वर्क आया था 1955 में, जिसका टाइटल था वेटिंग फॉर महात्मा, जो कि एक लव स्टोरी थी श्री राम एंड भारती की, सेट अगेंस्ट गांधी क्विट इंडिया मूवमेंट। बेसिकली ये वर्क ब्लैंड था रोमांस और नेशनलिज्म का। नेक्स्ट उनका वर्क आया था जो फेमस था 1958 में आया, द गाइड, जो कि स्टोरी थी राजू टूरिस्ट गाइड की, जो बाद में फ्रॉड करता है और लास्ट में एक स्पिरिचुअल गाइड बन जाता है। ये स्टोरी एक्सप्लोर करती है लव, आइडेंटिटी और रिडम्पशन को, जिस पर फिल्म भी बनी है। नेक्स्ट उनका वर्क आया है 1961 में, जो कि है मैन ईटर ऑफ मालगौड़ी। प्रिंटर है जिसका नाम है नटराज, जो कि एक जालिम टैक्सीडर्मिस्ट, वासु जिसका नाम है, जो रिप्रेजेंट करता है ईवल को, उसका सामना करता है। बेसिकली ये एलर्जी है गुड वर्सेस ईवल पर। नेक्स्ट उनका वर्क आया था 1967 में, जिसका टाइटल था वेंडर ऑफ स्वीट्स, जिसमें दिखाया जाता है कि जनरेशन्स के बीच में एक क्लैश हो रहा है। इसका सेंट्रल थीम है ट्रेडिशन वर्सेस मॉडर्निटी। स्वीट सेलर है जो कि अपनी ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को रखता है, और उसका एक वेस्टर्नाइज सन है मल्ली, जिसकी अपनी कुछ विचार है।
की वजह से क्लैश होता है इन दोनों के बीच में। नेक्स्ट उनका वर्क आया था 1976 में, जिसका टाइटल था पेंटर ऑफ साइंस, जो कि एक रोमांटिक स्टोरी है रमन की, जो कि एक साइन पेंटर है। उसकी स्टोरी दिखाई जाती है डेजी के साथ, जो कि एक बर्थ कंट्रोल एक्टिविस्ट है। तो दोनों के बीच में कुछ कन्फ्लिक्ट होता है प्यार, करियर और आइडियोलॉजीज को लेकर। नेक्स्ट आर के नारायण का काम आया था 1983 में, जिसका टाइटल था अ टाइगर फॉर मालगौड़ी, जो कि एक अनयूजुअल स्टोरी है। इसमें दिखाते हैं कि एक टाइगर है जो स्टोरी को नरेट कर रहा है, जो कि स्पिरिचुअल बन गया है। वो टाइगर स्पिरिचुअल बना है एक होली मैन से मिलने के बाद। तो इस स्टोरी का जो सेंट्रल थीम है वो ईगो के ऊपर है, और साथ ही फाइंडिंग पीस के ऊपर, शांति की तलाश के ऊपर। नेक्स्ट उनका वर्क आया है 1986 में, जिसका टाइटल है टॉकेटिव मैन। ये मालगौड़ी की एक टेल है जो कि ह्यूमरस से भरी हुई है। टेल है एक आउटसाइडर की, जो उस टाउन में आके टाउन को थोड़ा सा हिला के रख देता है। बेसिकली एक लाइट सटायर है एक स्मॉल टाउन के ऊपर, जहाँ पर लोगों के बीच में गॉसिप है, क्यूरियोसिटी है। नेक्स्ट उनका वर्क आया है, नॉवल आई है 1990 में, जिसका टाइटल है द वर्ल्ड ऑफ नागराज। स्टोरी जो है एक जेंडर ह्यूमर के साथ बेस्ड है। जो एक मैन है नागराज, एक सिंपल आदमी है जो चाहता है वो एक ग्रैंड बुक लिखे, लेकिन वो बुक को कभी कंप्लीट नहीं कर पाता है। ये दिखाता है मिडिल क्लास की उस लाइफ को जहाँ पर एक इंसान अपनी ख्वाहिशों को कभी पूरा नहीं कर पाता, क्योंकि उसके ऊपर काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। नेक्स्ट उनकी नॉवल आई है 1992 में, जिसका टाइटल है ग्रैंड मदर्स टेल। बेसिकली ये हिस्टोरिकल नॉवेला है जो बेस्ड है नारायण की खुद की ग्रेट ग्रैंड मदर बाला की जर्नी पर, जो उन्होंने अक्रॉस इंडिया की थी। ये नॉवल ब्लेंड है फैमिली, हिस्ट्री और एडवेंचर का। तो ये सारी तो हो गई नॉवेल्स। नॉवेल्स को आपको कैसे याद करना है, इंडिपेंडेंस से पहले की जितनी नॉवेल्स है उन्हें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको याद रखना है, और पोस्ट इंडिपेंडेंस में जितनी सारी हैं उन्हें याद रखना है। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आर के नारायण की जो शॉर्ट स्टोरीज थी उनके टाइटल बताइए, या फिर उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप बताइए। शॉर्ट स्टोरी जो पहली उनकी आई थी 1956 में आई थी, जिसका टाइटल था लॉली रोड। इस स्टोरी में एक आदमी है जो कि नरेटर होता है, जो लॉली एक्सटेंशन एरिया में रहता है। एक दिन गवर्नमेंट एक ब्रिटिश ऑफिसर सर फेडरिक लॉली का स्टैच्यू हटा देती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि लॉली एक क्रूअल कॉलोनियल ऑफिसर था। बाद में जब गवर्नमेंट को पता चलता है कि लॉली एक्चुअली एक अच्छा इंसान था जिन्होंने इंडियंस के लिए काफ़ी कुछ किया था, तो उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। फिर वो स्टैचू को वापस लगाना चाहती हैं, लेकिन तब तक नरेटर ने उस स्टैचू को अपने घर के सामने लगा लिया होता है। बेसिकली इस स्टोरी का जो थीम है वो है ब्यूरोक्रेटिक कन्फ्यूजन, कॉलोनियल लेगेसी और उसका इम्पैक्ट, कॉमनवेल्थ वर्सेस गवर्नमेंट और सटायर और आयरनी। नेक्स्ट उनकी शॉर्ट स्टोरी आई थी 1970 में, जिसका टाइटल था हॉर्स एंड टू गोट्स, जो कि एक छोटे गांव क्रीतम में सेट होती है, जहाँ पे सिर्फ कुछ ही घर होते हैं। वहाँ एक गरीब आदमी होता है जिसका नाम मुन्नी है, जो एक बहुत पुअर शेफर्ड होता है, बकरी चढ़ाने वाला। उसके पास सिर्फ 2 बकरियां होती हैं, जो उसकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है। एक दिन मुनि अपनी बकरियां चराते हुए रोड के पास बैठा था, जहाँ एक पुराना हॉर्स स्टैचू लगा होता है, एक वॉरियर हॉर्स और सोल्जर का स्टोन स्टैचू। तभी एक अमेरिकन टूरिस्ट कार से आता है। उसे वो स्टैचू बहुत पसंद आता है, और वो सोचता है कि ये मुनि का है और उसे बाय करना चाहता है। पर प्रॉब्लम ये होती है कि मुनि इंग्लिश समझ नहीं पाता और अमेरिकन तमिल नहीं समझ पाता। दोनों अपनी अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं और पूरी स्टोरी एक कॉमिक मिसअंडरस्टैंडिंग बन जाती है। अमेरिकन को लगता है कि ये तो मुन्नी जो है स्टैचू को बेच रहा है। मुन्नी सोचता है उसके गोट्स खरीद रहा है अमेरिकन। अंत में अमेरिकन कुछ पैसे मुन्नी को दे देता है और स्टैचू ट्रक में ले जाता है। मुन्नी पैसे लेकर घर चला जाता है और उसके पीछे पीछे उसकी बकरियां भी आ जाती हैं। बेसिकली ये शॉर्ट स्टोरी का जो थीम है वो क्रॉस कल्चर मिसअंडरस्टैंडिंग, रूरल पॉवर्टी और सिंप्लिसिटी,
ईस्ट और वेस्ट के कॉन्ट्रास्ट के बीच और आयरनी और ह्यूमर पर बेस्ड है। नेक्स्ट शॉर्ट स्टोरी है जो उन्होंने लिखी थी 1985 में, उसका टाइटल है अंडर द बानियान ट्री, जो कि एक फिलोसफिकल और एक थॉटफुल शॉर्ट स्टोरीज का कलेक्शन है, जहाँ पे वो बताते हैं एक स्टोरी टेलर है जो कि अपना गिफ्ट और स्पीच खो देता है, विजडम पाने के चक्कर में वो अपनी किस्मत ही खो देता है। नेक्स्ट उनकी शॉर्ट स्टोरी आई थी 1994 में, जिसका टाइटल था ग्रैंड मदर्स टेल, जो कि ऑटोबायोग्राफिकल है, हैंड पिक्ड मालगोरी ट्रीज के ऊपर एक्सप्लोर करती है मेमोरी, स्टोरी टेलिंग और फैमिली लेगेसी को। तो ये शॉर्ट स्टोरी के जितने भी टाइटल्स हैं इन्हें याद रखिएगा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। अब आपसे पूछा जा सकता है कि आर के नारायण की जो नॉन फिक्शन वर्क है उन्हें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाइए या फिर उनके नाम बताइए। पहला उन्होंने नॉन फिक्शन वर्क लिखा था 1960 में, जिसका टाइटल था डेटलेस डायरी। आर के नारायण यूएस जाते हैं और वहाँ जाके वो कंपेयर करते हैं वेस्टर्न और इंडियन कल्चर को एक ह्यूमर के साथ। बेसिकली ये एक ट्रेवलॉग है। सेम ईयर में 1960 में उन्होंने एक और नॉन फिक्शन वर्क लिखा था जिसका नाम था नेक्स्ट संडे, जो कि बेसिकली कलेक्शन है एसेस का, जो कि ओरिजिनली पब्लिश हुआ है द हिंदू में, जो रिफ्लेक्ट करता है डेली लाइफ को, सोसाइटी को और राइटिंग को। नेक्स्ट उनका वर्क आया था 1972 में, जो कि था रामायण, जो कि क्रॉस रिटेलिंग था वाल्मीकि की एपिक रामायण का, जिसको आर के नारायण ने सिंपल और एक्सेसिबल बनाया था। 1974 में उनका वर्क आया माय डेज, जो कि ऑटोबायोग्राफी है आर के नारायण की लाइफ जर्नी, उनके चाइल्डहुड, उनके स्ट्रगल्स के बारे में कि कैसे वो राइटर बने, कैसे उन्होंने क्रिएट किया अपना फिक्शनल टाउन मालगोड़ी। 1974 में ही दूसरा उनका वर्क आया रेलिकेंट गुरु, जो कि एसेस था जहाँ पे आर के नारायण ने ह्यूमरसली डिस्क्राइब किया है बीन को। जो बीन है वो मिस्टेकन एज अ फिलोसफर इन द वेस्ट, यानी वो कहते हैं कि कुछ लोग जो हैं नॉर्मल इंसान को भी फिलोसफर मान लेते हैं, गुरु मान लेते हैं, वो खुद को सिर्फ एक स्टोरी टेलर ही मानते हैं, ऐसा उनका कहना है। 1978 में उनका वर्क आया था महाभारता, जो कि अगेन क्रॉस वर्जन है व्यास के एपिक महाभारत का, जो फोकस करता है ह्यूमन डिलेमास और मॉरल कॉम्प्लेक्सिटी को। 1988 में उनका वर्क आया राइटर्स नाइटमेयर, जो कि एस्से है ऑन राइटिंग, पॉलिटिक्स, एजुकेशन एंड सोसाइटी, जो ब्लेंड करता है सटायर को कुछ इंसाइट के साथ। तो दोस्तों यही वर्क है आर के नारायण का, तो आपको याद करने की ज़रूरत है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आ गई हो और आपको ये तरीका अच्छा लगा हो वीडियो समझाने का, क्योंकि देखो अगर मैं आपको पूरी पूरी स्टोरीज बताने लग गई, एक एक करेक्टर बताने लग गई जो इन सब लिटरेचर में मेंशन है, तो एक तो आपको समझ में नहीं आएगा, दूसरा आपके किसी फायदे का है नहीं। क्योंकि एग्ज़ाम में मैंने कहीं नहीं देखा, ना कि किसी पेपर में देखा है कि कहीं पर भी आपको करेक्टर के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन पूछी गई हो। एक दो बार क्वेश्चन आए हैं करेक्टर के नाम के ऊपर। बेसिकली सेंट्रल आइडिया जो है लिटरेचर का, वर्क का, वो ही पूछा जाता है, जो कि मैंने आपको बता दिया है। अगर पोएम्स की बात करें तो पोएम्स में काफ़ी कुछ पूछा जा सकता है, बट नॉवेल्स में, फिक्शन में, नॉन फिक्शन में, शॉर्ट स्टोरी में आपसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछा जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सेंट्रल आइडिया। पोस्ट इंडिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस के जो वर्क है उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अच्छे से याद करना है आपको। नेक्स्ट वीडियो में हम सिर्फ एक राइटर को कवर नहीं करेंगे, हम काफ़ी दो तीन तीन चार राइटर्स को कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, जिससे आपकी आने वाली वीडियो मिस ना हो पाए।